नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सुनाने से पहले अपना एक पर्सनल ओपिनियन आपसे बांटना चाहता हूँ। हम सब समाज में रहते हैं और ये समाज जो इंसानों से बनता है, फिर ये समाज इस समाज को आदमी और औरत में बांट देता है और फिर अमीर गरीब, नौकर मालिक, सीनियर जूनियर और ना जाने क्या क्या। किसी के कंधे पे सितारे होते हैं तो वो अफसर कहलाता है और किसी के हाथ में झाड़ू तो लोग उसे सफाई वाला कहते हैं। हर किसी की कोई ना कोई एक पहचान है और जो उसकी पहचान है उसके हिसाब से ही समाज में उसकी एक छवि बनाई जाती है। पर सबसे ऊंचा दर्जा कानून को है। हमारे देश में कानून की किताब में लिखा है, नो वन इज अबाउट द लॉ। वो इसलिए है क्योंकि इंसाफ, न्याय, जस्टिस सबके लिए बराबर है। इस पर सबका बराबर का हक है। फिर चाहे अमीर के घर की गाड़ी चोरी हुई हो या गरीब के घर की साइकिल, उनके केस में दफाएं एक ही लगाई जाती हैं। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, पर क्या वाकई में हम कोई भेदभाव नहीं करते? क्या वाकई में हम सब बराबर मानते हैं? क्या हम सभी को एक नज़र से देखते हैं? ये सवाल एक अहम सवाल है और यही सवाल मैं इस केस की कहानी को सुनाते हुए आपसे लगातार पूछूंगा। आखिर क्यों हम अपने दिमाग में कुछ धारणाएं पत्थर पर गड़ चुके हैं? आखिर क्यों हम अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से किसी घटना को नहीं परखते? ये केस है उत्तर प्रदेश यानी यूपी का, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश। जनसंख्या ज़्यादा है तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट भी ज़्यादा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पूरे देश भर में अगर सबसे ज़्यादा कहीं एफआईआर दर्ज होती है तो वो यूपी में ही दर्ज होती है। और ये केस है यूपी के अमरोहा का, जो कि यूपी का एक मशहूर ज़िला है। यहाँ से कई नामचीन हस्तियां भी ताल्लुक रखती हैं, यानी जगह भी मशहूर है और यहाँ के लोग भी। उस रात भी अमरोहा का ही ये रहने वाला एक परिवार रातों रात सुर्खियों में शुमार होने वाला था। तारीख थी 15 अप्रैल 2010। जगह थी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बावनखेड़ी गांव। रात के अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज बावनखेड़ी गांव के लोगों की नींद उड़ा दी। एक औरत चीख रही थी, लगातार बिना रुके वो बस चिल्ला रही थी। आसपास के लोग इकट्ठा हुए और घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उस घर के अंदर का जो मंजर था, वो मंजर वहां के लोग शायद मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। अंदर 7 लाशें पड़ी हुई थी। वो 25 साल की लड़की जिसके चीखने से इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उस लड़की के परिवार का कत्ल हो चुका था और इस लड़की का नाम था शबनम। उन 5 लाशों में शबनम के माता पिता, 2 भाई, भाभी, उसकी मौसी की लड़की, उसकी भाभी और इसका एक भतीजा सब मर चुके थे। इस घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। आसपास के गांव से लोग भी इकट्ठा हुए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस शांत सी रात में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि गांव में लोगों के घर भले ही अलग अलग हों, लेकिन पूरा गांव एक परिवार की तरह होता है। जरा सोचिए, एक परिवार जिसने अपने 7 सदस्यों को एक ही रात में खो दिया हो, वो परिवार किस हाल में रह रहा होगा। लोग रो रहे थे, परेशान थे, कई अनुमान लगाए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे। कोई फोन करके पुलिस को इत्तला करने की कोशिश में था तो किसी को अभी तक विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अगर कोई बात पक्के तौर पर कही जा सकती थी तो वो ये थी कि अमरोहा के बावनखेड़ी गांव अब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो घर के अंदर का मंजर देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। अंदर पड़ी 7 लाशों में से एक लाश 7 महीने के बच्चे की भी थी। कुल्हाड़ी से उसके जिस्म पर कई बार वार किए गए थे। चारों ओर खून ही खून था। पुलिस की टीम
अब सबूत जुड़ाने में जुट चुकी थी, यानी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। शबनम जिंदा थी, वो रो रही थी, बिलक बिलक कर आंसू बहा रही थी। उसका दुख किसी से देखा नहीं जा रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि दिलासा देने के लिए शबनम से क्या कहें। शबनम का सारा परिवार एक ही रात में खत्म हो चुका था। शबनम के आंसू रुकने वाले नहीं थे। बहरहाल पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। शबनम ने बताया कि कैसे लुटेरे रात के अंधेरे का फायदा उठाकर घर में दाखिल हुए और इस वारदात को उन लोगों ने अंजाम दिया। शबनम ने यह भी बताया कि उस समय वो बाथरूम में थी, इसी वजह से उन लुटेरों से बचने में कामयाब रही। पुलिस ने तुरंत अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट किया। लाशों का पोस्टमार्टम भी किया गया और परिवार वालों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए और इन्वेस्टिगेशन को फुल फोर्स में चालू कर दिया गया। एक ही रात में इस केस को इतना मीडिया अटेंशन मिला कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी वारदात के अगले ही दिन शबनम से मिलने आई और शबनम को सांत्वना भी दी और उन्होंने एक ऐलान किया कि शबनम को सरकार से 5 लाख रुपए की मदद मुहैया कराई जाएगी। मीडिया की लाइमलाइट में रहने के लिए जितनी तेजी नेता दिखाते हैं, उतनी शायद फिल्म सितारे भी नहीं दिखाते। सोशल, मेंटल और पॉलिटिकल लेवल्स पर कितने तरीके के रिफॉर्म्स चाहिए और जिन चीजों में बदलाव आना चाहिए, आखिर उन बदलावों पर काम करने में प्रशासन हमेशा नाकामयाब क्यों रहता है? दुर्घटना के बाद मुआवजे के तौर पर दी गई कोई भी धनराशि क्या एकमात्र विकल्प है किसी भी समस्या का? यहां पर मैं एक बात जरूर जोड़ देना चाहूंगा कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अगर समस्या आने से पहले उस पर काम करना शुरू कर दें तो उन्हें ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलेगी। बहरहाल कहानी पे वापस आते हैं। शबनम को 5 लाख रुपए की धनराशि मिलने का ऐलान हो चुका था, लेकिन पुलिस ने मुख्यमंत्री के ऑफिस में कॉल किया और इस धनराशि को खारिज करने के लिए कहा। सवाल था, पुलिस ने आखिर ये किया तो किया क्यों? ये सवाल हर किसी को खटक रहा था। पुलिस की तरफ से 48 घंटे की मोहलत मांगी गई और उन्हें 48 घंटे दे दिए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट आते हुए एक दिन का समय लगा और उस एक दिन में पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही थी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। खबरियों के नेटवर्क से कोई भी लीड नहीं मिली, लेकिन जब अगले दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पुलिस को लगा कि मानो कातिल की गर्दन उनके हाथ आ गई है। सबको लग रहा था कि मरने वालों के परिवार में सिर्फ शबनम ही जिंदा थी, पर यह गलत था। शबनम के अलावा भी कोई एक था जिस पर एक भी खरोच नहीं आई थी, और वो था एक 2 महीने का बच्चा जो शबनम के पेट में पल रहा था। शबनम के परिवार और उसके खुद के बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। भले ही शबनम और उसका परिवार गांव में रहते थे, अक्सर गांव जैसे शब्द सुनते ही लोगों के मन में अनपढ़ शब्द आ जाता है, लेकिन शबनम के परिवार में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि शहर के किसी आम परिवार से ज्यादा शिक्षित थे शबनम के परिवार वाले। शबनम के पिता स्कूल में टीचर थे और खुद शबनम ने डबल एमए किया था। याद रखिए, मैं आज से तकरीबन 12-14 साल पुरानी बात कर रहा हूं। शबनम ने 25 वर्ष की उम्र आते आते डबल एमए की थी। स्कूल में वो इंग्लिश की टीचर बन गई थी। शबनम कॉलेज में काफी मशहूर थी। बताया जाता है कि कॉलेज के दिनों में शबनम हर किसी की मदद करने को उतारू रहती थी। पढ़ने लिखने में वो हमेशा से तेज थी, और अगर किसी दोस्त को आर्थिक कठिनाइयों के कारण फीस भरने में दिक्कत आती थी तो शबनम कई बार फीस भरने के लिए कॉलेज के मैनेजमेंट से डेट एक्सटेंशन के लिए भी रिक्वेस्ट करती थी, और अगर बात नहीं बनती थी तो अपनी जेब से अपने दोस्तों की फीस भर दिया करती थी। पॉजिटिविटी, जिंदा दिली, खुश मिजाजी ये शबनम की जी जान थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये शब्द बेमानी हो गए। शबनम को बावनखेड़ी गांव में रहने वाले एक लड़के से प्यार हो गया था। इस लड़के का नाम था सलीम।
सलीम और शबनम में जमीन आसमान का फर्क था। शबनम जहां एक बेहद अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की थी और समझदार लड़की थी, और सलीम था 5वीं फेल। जब घर वालों को इस रिश्ते की खबर पड़ी तो शबनम के घर वालों ने शादी से एकदम खिलाफ हो गए। परिवार को शबनम का प्यार नजर नहीं आया। उनको अगर नजर आया तो वो था शबनम और सलीम के बीच का फर्क। शादी नामंजूर थी, लेकिन प्यार में अंधे हो चुके सलीम और शबनम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते चले गए। घर पर रोजाना झगड़े होते थे, ताने कसे जाते थे, लेकिन क्या करें, प्यार की फितरत में ही बगावत होती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखी बातें पढ़कर इन्वेस्टिगेशन टीम शबनम के घर पहुंची। शबनम ने बताया था कि छत के रास्ते कुछ लुटेरे घर में दाखिल हुए और फिर उन्होंने पूरे परिवार को मार डाला। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा था कि परिवार में किसी के शरीर पर भी किसी तरीके के स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे। ये अजीब बात थी कि उस घर में मौजूद शबनम के 2 भाई, उसके पिता, उसकी माँ थी और उसकी भाभी थी। शबनम की मौसी की बेटी भी थी, पर किसी ने भी किसी तरीके का प्रतिरोध नहीं किया। सारे वार सटीक और तसल्ली बख्श किए हुए थे। शक की सुई घूमना शुरू हो चुकी थी। रिपोर्ट में लिखी दूसरी बात यह थी कि मरने वाले सभी लोगों के खून में जहर मिला है। अगर लुटेरे रात के अंधेरे में अचानक घर के अंदर आए तो उन लोगों ने परिवार के हर व्यक्ति को जहर दिया तो दिया कैसे? शक की सुई ने अब रफ्तार पकड़ ली थी। एक एक करके रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक बात पर और गौर किया कि लुटेरों का मकसद था उस घर को लूटना। अगर ये बात सच थी तो पुलिस को मौका वारदात पर घर में कोई सामान बिखरा हुआ नहीं दिखा। सब कुछ अपनी जगह पर था। न अलमारी खुली थी, न तिजोरी का ताला टूटा था, और ना ही औरतों के शरीर से गहने उतारे गए थे। शबनम के उस घर में दाखिल होने के लिए एक मजबूत लोहे का गेट से होकर गुजरना पड़ता था। लोगों ने बयान दिया कि जब चीखें सुनकर लोग घर की ओर आए तो गेट के अंदर से बंद था। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब घर में जाकर छानबीन की तो पाया जमीन से छत तक की ऊंचाई तकरीबन 14 फीट थी। अब सवाल ये था कि कोई 14 फीट की ऊंचाई बिना सीढ़ी या बिना किसी रस्सी की मदद से कैसे चढ़ सकता है? लेकिन वहां ना कोई सीढ़ी थी और ना ही कोई रस्सी, ना दीवार पर कोई ऐसे निशान मौजूद थे जो साबित करते कि किसी ने दीवार पर चढ़कर छत तक की दूरी तय की है। वहां एक वाटर पाइप जरूर लगा हुआ था। वो बेहद पतला और कमजोर था, कि इतना कमजोर कि अगर कोई 50 किलोग्राम का आदमी उस पाइप पर चढ़ जाए तो वो पाइप टूटकर नीचे आ जाता। पड़ोसियों ने यह तक बताया कि जब वो घर में दाखिल हुए तो ऊपर छत तक जा रही सीढ़ी का दरवाजा बंद था। इन सब बातों का एक ही मतलब था, या तो शबनम ने 7 लाशें देखने के बाद सीढ़ियों का दरवाजा बंद किया, या फिर साफ साफ वो झूठ बोल रही है। शक की सुई अब रुक चुकी थी। जिस शख्स की तरफ वो इशारा कर रही थी वो और कोई नहीं, वो खुद शबनम थी। शबनम की कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो मालूम हुआ कि कत्ल वाले दिन शबनम ने सलीम को लगभग 55 कॉल किए थे। इनमें से एक कॉल कत्ल होने के 5 मिनट पहले और एक कॉल कत्ल होने के 10 मिनट बाद किए गए। उस पूरे महीने में, जो कि अभी आधा ही बीता था, शबनम ने सलीम को तकरीबन 900 कॉल किए थे। शबनम के प्रति लोगों की हमदर्दी कुछ ज्यादा ही थी। वही बात थी जो मैंने आपसे पहले कही थी कि हर किसी की समझ में एक इमेज बन जाती है और एक परसेप्शन तैयार हो जाता है, और फिर बिना समझे, बिना तर्क लगाए और बिना विवेक का इस्तेमाल किए निकल पड़ती है दुनिया अपना फैसला करने। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आर.बी. गुप्ता ने मायावती जी के सचिवालय से बात की और उन्हें ये 5 लाख रुपए का मुआवजा देने से रोका गया। सलीम तक पहुंचने में पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगी। हवालात के अंदर जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो सलीम ने सब कुछ उगल दिया। सलीम टूट गया और फिर सलीम और शबनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
बताया कि एक दूसरे से प्यार करते थे और घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। और जब मालूम हुआ कि शबनम प्रेग्नेंट है तो उन्हें बिना किसी देर किए इस प्लान को अंजाम दे दिया। सलीम बाजार से जहर खरीद के लेकर आया और रात के खाने के बाद चाय बनाने वक्त शबनम ने जहर सबकी चाय में मिलाया और थोड़ी देर में ही जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद सलीम और शबनम ने एक एक सदस्य को कुल्हाड़ी से मार डाला और उस छोटे से 7 महीने के बच्चे को पहले गला घोंटकर और फिर कुल्हाड़ी से उसे मार दिया। इस केस में लोअर कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट की सजा दी, यानी 7 लोगों का बेरहमी से कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सजा। लेकिन इस केस में आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। जनवरी 23, 2020 को इस केस की सुनवाई हुई थी। शबनम और सलीम को जेल में एक लड़का हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, वो दोस्त जिसकी कॉलेज के दिनों में शबनम बहुत मदद करती थी, फीस भरा करती थी, वो दोस्त सैफी आज शबनम के बेटे को पाल रहा है। सैफी और उसकी बीवी खुद को शबनम का एहसानमंद मानते हैं और उन्होंने शबनम से वादा किया है कि उसके बेटे को कभी बावनखेड़ी गांव या अमरोहा के आसपास भी लेकर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियां मैं आपको सुनाता जाऊंगा। कहानियां जिनमें इंसान कैसे अपनी फितरत बदलते हैं और उसके बाद अपने आप को जुर्म करने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये थी आज की कहानी मेरे दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ डू लेट मी नो। गॉड ब्लेस, पीस टू ऑल।